Hello, my shooting star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is use of ICT in teaching, and this one is the last chapter of our DLED first year book Educational Technology. ये है चैप्टर 19. सो यहाँ पे हम जानेंगे आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारी शिक्षण अधिगम प्रणाली में कैसे यूज की जाती है. सो देखो, टीचिंग की अगर बात करूं तो अब टीचिंग रैपिडली एक्सपैंड कर रही है और बच्चे जो हैं अपने घर बैठे बैठे भी चीज़ों को सीख रहे हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर किया जा रहा है और इवन इसके साथ साथ हमारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो यूज जिससे और भी टीचिंग प्रोफेशन को आसान बना दिया गया है और बच्चे एक जगह पे बैठे बैठे अपनी पेस के अकॉर्डिंगली, प्रोग्राम लर्निंग के अकॉर्डिंगली चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं. तो पॉसिबिलिटी इनहेंस हुई है, बच्चों को भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई है और टीचर्स के हाथ में भी एक ऐसा वेपन है जिससे टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों को और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं एंड ऑल्सो बच्चों को अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, लर्निंग को भी, बच्चों की लर्निंग को भी और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. अब बात करूं तो आईसीटी का क्या फायदा हुआ है. सबसे पहले तो बच्चों में नॉलेज को केटर करने में बहुत हेल्प करी है, स्किल सिखाने में बहुत हेल्प करी है और दूसरा इंटीग्रेशन करने में भी, कोई सब्जेक्ट इंटीग्रेट करना है, कोई टॉपिक इंटीग्रेट करना है, उसमें हेल्प करी है. इवन बच्चों को विलिंग करने में भी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा हाथ निभाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से जब बच्चे उन चीज़ों को एनिमेशन या सिमुलेशन के द्वारा पढ़ते हैं तो वो लर्निंग भी परमानेंट हो जाती है. तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आईसीटी हमारी दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, आईटी एंड सीटी. आईटी विच मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीटी मीन्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो इसके तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं कि ये डायनामिक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इफेक्टिव है, जिसके अंदर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे मैं बना के आपके सामने लाई हूँ रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने क्लासेस को, टीचर ट्रेन कर सकता है बच्चों को एंड ऑल्सो टीचर कैन गेन देयर ट्रेनिंग ऑल्सो. मतलब जो इन सर्विस कोर्सेज हमारे होते हैं, फायदे क्या हैं? इमेज कैन बी यूज टू टीचिंग इन द इम्प्रूविंग रिटेंटिव मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स. इमेज दिखाई जा सकती है जिससे भी बच्चों की मेमोरी जो है इनहेंस होगी और जो चीजें इंस्ट्रक्शन मुश्किल हैं, रिटेंशन इनहेंस होगी और जो चीजें बच्चों को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लगती हैं वो भी बच्चे बहुत आसानी से सीख पाएंगे. टीचर आर एबल टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अटेंडेंस बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फैकल्टी और स्टाफ के लिए यूज करना आसान हो जाएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन को आप बहुत आराम से गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. आपको भी नॉलेज गेन करने के 1000 रास्ते प्राप्त हो जाएंगे. एज अ टीचर की बात कर रही हूँ मैं. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लाइब्रेरीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड जहां से आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो. फैसिलिटीज हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली इंटरनेट को यूज करके इंफॉर्मेशन के गैप को फिल कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा पावर वेब टेक्नोलॉजी इनेबल करता है जनरेटर इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेट. क्योंकि अगर आप गूगल पे या कोई भी चीजें, कोई कंट्रोवर्सी हो गई है या कुछ अच्छी चीज हो रही है तो उसे मास मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंचाना काफी आसान हो गया. इट इज लो कॉस्ट एंड हाई स्पीड. इंटरनेट एक गेटवे बन गया है किन किन चीजों का? लाइब्रेरी का, इंफॉर्मेशन का, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च सेंटर को संभालने का और अपनी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड में कहीं से भी गैदर करने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अब हमारे पास. सो नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन सीसीई. हम अब बात करेंगे सीसीई में हमारा क्या रोल है. सो इवेल्युएशन की बात करूं तो मैं इवेल्युएशन करना सिर्फ बच्चों को जज करना नहीं होता, असेस करना भी होता है. जो हमारा कैसे चलता है, थ्रू आउट द ईयर चलेगा और हमें लास्ट में उन्हें क्या करना है, इवेल्युएट करना है. तो दोनों चीजें कॉम्बिनेशन है किसका? इवेल्युएशन का, कि हमें बच्चों को असेस करते रहना है एंड एट लास्ट ऑफ द सेमेस्टर उनकी जजमेंट भी हमें देनी है कि बच्चे ने क्या ग्रेड ली, क्या परसेंटेज ली, कितने मार्क्स लिए हैं. मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव. अगर आईसीटी यूज करोगे तो आपकी टीचिंग लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, आपको प्रॉपर वे मिल जाएगा, राइट ट्रैक एंड राइट डायरेक्शन पे रहेंगे. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. एक्रोनिम सीसीई. सीसीई को ही कहा जाता है, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड द सेकंड सी स्टैंड फॉर द कॉम्प्रिहेंशन एंड ई स्टैंड्स फॉर इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. सो हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इवेल्युएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है,
क्या क्या चीज़ें इससे एडजॉइंट हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम CCE इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. कैसे जो CCE था हमारे सामने आया, क्या इसकी जो हिस्ट्री रही है. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे CCE की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उससे पहले हमारे पास कितने कमीशंस आए हैं. तो अगर मैं दो फेजेस में इसको डिवाइड करूं, सो वी हैव द प्री इंडिपेंडेंस फेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज. मैं सबसे पहले आपको ये बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी. जब 2009 में RTE लॉन्च हुआ था, उसके साथ ये चीजें भी बोली गई थी कि वी हैव टू डू आर असेसमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्किल्स वैल्यूज एटीट्यूड्स गेम्स स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों का भी आप ध्यान रखोगे. सो वी कैन से दैट द इवेल्युएशन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द स्कोलास्टिक एरिया एंड इट विल ऑल्सो कवर द को स्कोलास्टिक एरिया, विच मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे और हमारे को करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे. फिर CCE कैसे आया, बहुत सारे कमीशन हुए, सबने अपनी अपनी अथॉरिटीज पे बात करी, कमीशन पे बात करी. तो हमने नीव फाउंडेशन कहाँ से रखनी स्टार्ट करी है. बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो हमारे पास आए हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टोग कमीशन एंड सर्जेंट प्लान. इनकी डिस्क्रिप्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास कौन कौन से कमीशंस आए थे. फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस में आया हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. ये इसको राधा कृष्णन कमीशन को भी बोला जाता है. एंड ये जस्ट आफ्टर आर इंडिपेंडेंस आया था. हमने 1947 में अपनी आजादी गेट करी एंड आफ्टर दैट 1948 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ गया. फिर हमारे पास दूसरा कमीशन था मुदलियर कमीशन, जो कब आया था 1952 में. इसे बोला जाता था द सेकेंडरी एजुकेशन. ये चीज आप एक हायरार्की में याद रख लो कि पहले हमारी यूनिवर्सिटीज पे बात हुई कि अपर लेवल को कैसे अच्छा किया जाए, देन हम सेकेंडरी लेवल पे आए. देन इसके बाद आया था भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन. इसके बाद जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म करने की बात थी वो आए थे, मैं डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी आपको. एंड इसके बाद आया था हमारे पास कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन आया था हमारे पास 1966 में. ओके. एंड देन हमारे पास आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक 68 में आई थी, ये भी ध्यान रखना, और एक 86 में आई थी. देन वी हैव द प्रोग्राम ऑफ एक्शन. इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया POA, ये 1992 में आया था. एंड इसके बाद हमारे पास आया है NCF भी हमारे पास 4 आ चुके हैं, 1975, 80, 2000 एंड 2005. ठीक है. सो वी विल डिस्कस वन आफ्टर वन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया, 1948. इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को. राधा कृष्णन सबसे पहले भगवान जी आए थे पृथ्वी पे, विच मीन्स राधा कृष्णन. उसके बाद उनके हाथों में क्या थी, मुरली, जिसके थोड़ा सा रिजेंबल करता है मुदलियर कमीशन. एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आया कोठारी कमीशन. So what is the University Grant Commission stated that the University Grants Commission stated that we have to do a lot of work on the field of education. So हमने जो भी सब्जेक्ट बनाए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, और कोर्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे रिकमेंड करी गई कि अलॉटेड जितना भी काम उस कोर्स के अंडर है हम उन्हें कंप्लीट करा सके. देन सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या कहा था, द फाइनल असेसमेंट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द इंटायर रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. की लास्ट में जो पेपर होते हैं उस पे ही नहीं पूरा जो बच्चे का असेसमेंट है, मूल्यांकन डिपेंड करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने और चीजें क्या कही कि बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए स्कूल का जो पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है ड्यूरिंग देयर लर्निंग सेशंस, उनका भी ध्यान रखोगे. देन भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन, क्या इन्होंने क्या कहा था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एक सेमिनार रिफॉर्म करा था, किसके ऊपर, एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने के लिए. इन्होंने क्या कहा, द स्टूडेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड पास और फेल ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. आप सिर्फ लास्ट में मूल्यांकन करा के किसी बच्चे को पास या फेल नहीं बता सकते हो. नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द स्कूल शुड नॉट बी गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस. यहाँ ये मतलब है बच्चे को जो जैसा उसका प्रदर्शन है उसको उचित महत्व दिया जाए, ना कि सिर्फ उनकी पेपर की जितना उन्होंने लिखा है. और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो टोटल मार्क्स होते हैं ना किसी के भी, मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से जो 20 मार्क्स की असेसमेंट है वो इंटरनल काउंट हो. इंटरनल मतलब उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या क्या कार्य किए हैं. After that, Kothari Commission stated that on the completion of course at the end of lower and higher stage, the student should receive a certificate from the school also giving the record.
कोठारी कमीशन ने एक बात और बताई कि जैसे ही बच्चा अपनी कक्षा को पास कर ले, उसके बाद हमें उनके रिकॉर्ड को बनाने के लिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे को प्रोवाइड करनी है, जिसमें उनके पास पूरा ब्यौरा हो कि इन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या गेट किया है मार्क्स के रिगार्डिंग। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड। जैसे हमारे एग्जामिनेशन रिफॉर्म में पहले ही बात हो चुकी है कि 80+20 का फॉर्मूला चले, तो इन्होंने भी बात दी कि बच्चों को जो है इंटरनल असेसमेंट भी कंडक्ट कराए जाए, जिससे कि बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन के साथ कितना काम किया है और कॉन्टिन्यूसली उसका इवेल्युएशन कैसे होते रहे। तो वी हैव टू असेस देयर एटीट्यूड, देयर इंटरेस्ट एंड देयर एबिलिटी एंड ट्रेट्स, हाउ शी और ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटरनल असेसमेंट में और क्या क्या चीजें करी जाएंगी, बच्चे के अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड बच्चे के साथ वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द लर्नर। देन कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ने क्या क्या इशू किया, एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी इशू किया, जिसके अंदर बच्चे की कॉन्टिन्यूअस अचीवमेंट देखनी है, ना कि सिर्फ एट द एंड। ठीक है, ये मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास एनईपी आई 1986। NEP has strongly recommended the continuous comprehensive evaluation incorporate the both। 1986 ने क्या कहा है, NEP 1986 stated that we have to assess the child on both of the aspect, like कौन कौन से करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट्स पे हमें बच्चों से बात करनी है, उनको असेस करना है। इसके बाद 1986 ने एक बात और कही, वी हैव टू टेक द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में मैं आपको इसी क्लास में आगे बताऊंगी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते क्या हैं। देन आफ्टर दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, NCF 2005। इन्होंने भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की एंड ये कहा कि बोर्ड को लॉन्ग टर्म जो मेजर है उसको छोड़कर स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूसली असेस करना चाहिए। आपको एक मैं चार्ट जरूर बताना चाहूंगी। हमारे पास होते हैं एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं हमारे पास, एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट में हमारे पास दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों को, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। टेक्निक्स में हमारे मेथड्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड आ गया, डिस्कशन मेथड आ गया, लेक्चर मेथड आ गया, ये सारे आ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारे यूनिट टेस्ट आ जाएंगे, पीरियोडिकल टेकन टेस्ट आ जाएंगे एंड समेटिव में आएंगे हमारे SA1 या SA2 जो हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं वो। इसके बाद मेरे पास वो है टूल्स क्या होते हैं, टूल्स फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट कंडक्टिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 टूल हैं। टूल नंबर 1 हमारे पास है क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 2 हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 3 हमारे पास प्रोजेक्टेड एज या प्रोजेक्ट मेथड। सो क्लोज एंडेड में हमारे पास आ जाएंगे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, जितने भी शॉर्ट टाइप के हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ये हमारे किस में आ जाएंगे, MCQs। ये क्लोज एंडेड है, इनमें एक ही आप आंसर देने के बाद आपका आंसर क्लोज कर लिया जाएगा। क्लोज करने का मतलब आपके पास एक ही बाउंड्री है जिसके अंदर ही आप आंसर कर सकते हो। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिसके अंदर आप अपने रिफ्लेक्टिव लेवल के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में आ जाएगा किसी प्रकार का प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, ये हमारे किसके अंडर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। एस्पेक्ट्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। उसके बाद मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं। टेक्निक्स में हमारे सारे मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएंगे एंड इसके बाद मैंने आपको बताए हैं टूल्स में आपके पास 3 टाइप के टूल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ CCE। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि कहाँ से कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन करने की बात चली और कैसे कैसे ये बात NCF पे आने के बाद को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों एक्टिविटी को असेस करने की बात हो गई थी। अब CCE स्टैंड फॉर द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बताया। द एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब जो सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है एंड इवैल्यूएशन मतलब बच्चे को ऐसे असेस करना कि बच्चे के हर एस्पेक्ट का आप पता लगा पाओ। सो कॉन्टिन्यूअस विच इज रेफर्स टू द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द लर्नर। इसमें बच्चे को रेगुलरली हमें असेस करते रहना है कि बच्चे ने कितना सीखा। इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका असेसमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं और ऐसे असेस कर सकते हैं कि बच्चे को डायग्नोस और रेमेडीज भी प्रोवाइडेड हो। नेक्स्ट आता है हमारे कॉम्प्रीहेंसिव नॉट जस्ट डीलिंग विद द रिटन, ये बच्चे ने कैसा लिखा उससे ही आप बात कर लोगे। इट डील्स विद द करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, बच्चे की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करना, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को क्या करना, असेस करना।
नेक्स्ट है CCE refers to the system of school based evaluation of the student that covers all aspect of the student. तो CCE क्या कर रहा है, बच्चे के डेवलपमेंट में जितने भी एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं सबको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू टर्म CCE कॉन्टिन्यूअस मीन्स एम्फेसिस ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ स्किल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, प्रोजेक्ट मेथड स्किल हो गई, कलेक्शन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल होगी. तो हम सारी एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख रहे हैं. तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, रेगुलरिटी, हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पे बच्चे को असेस करते रहना है. दूसरा हमें देखना है फ्रीक्वेंटली बच्चों को यूनिट टेस्ट उनके साथ साथ करा देने चाहिए. एंड आफ्टर दैट इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो हमें बच्चों को डायग्नोस करना है. देन उसके करेक्टिव मेजर मीन्स रिमेडी करानी है, उसको रीटेस्ट करना है कि बच्चे का अब लेवल क्या है. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोवाइडेड द फीडबैक टू द लर्नर्स. तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पता चला जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो, बच्चे के करिकुलर, को करिकुलर, ऑल द एस्पेक्ट्स. एंड इसमें आप कौन कौन से डोमेन्स या कौन कौन से लर्नर्स डेवलपमेंट एरियाज ले रहे हो. नॉलेज बेस्ड, जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रैमिंग लेवल पे है, बच्चा सिर्फ अपनी नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बच्चा चीजों को अंडरस्टैंड करके कलेक्शन कर रहा है. अप्लाइंग, उन्हीं जो उसे नॉलेज मिली है उसको अप्लाई कर रहा है. एनालाइजिंग, उस जो भी उनके सामने स्टफ है उसको एनालाइज करके ये पता लगा पा रहा है कि इसके अंदर गिवन क्या है. एंड दैट चाइल्ड हैव टू इवेल्युएट दैट सिचुएशन. एंड आफ्टर दैट अगर उसे पूरी नॉलेज हो गई है उसके बारे में, नाउ ही और शी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यू सिचुएशंस और न्यू सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव फॉर देयर प्रॉब्लम्स. देन इसके बाद हमारी एनईपी की रिकमेंडेशन क्या थी, द स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऑपरेटेबल, काम किया जा सके जिसपे. और जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जैसी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके कंपल्शन बना के, मतलब बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को असेस करना है, ऐसे हमें बात करनी है. और ऐसे ही एविडेंसेस किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करने हैं या स्कूल्स को प्रोवाइड करने हैं जिससे बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को असेस किया जा सके. नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE. क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्यों हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लाना चाहते हैं. सबसे पहले तो ये कहा गया कि बच्चे के तीनों डोमेन्स पे बात हो. तीनों कौन कौन से डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, जिसमें संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजें की बात की जाती है. साइकोमोटर जिसमें बच्चों के फिजिकल सारी अपीयरेंस, उनको कैसे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. एंड देन इसके बाद होती है हमारी अफेक्टिव विच डील्स विद द भावनात्मक कौशल, मतलब बच्चों की फीलिंग से रिलेटेड है. ये बच्चों के थॉट प्रोसेस पे कैसे काम कर रहा है, कैसे जो मेमोराइजेशन हो रही है हम उसे हटा सके और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सके. इवैल्यूएशन को इंटीग्रल पार्ट बनाना है. इंटीग्रल पार्ट बनाने का मतलब है सारी ही एक्टिविटी का अभिन्न अंग है. हमें बच्चों को हर एक एक्टिविटीज पे क्या करना है, असेस करना है. एंड इवैल्यूएशन ये भी कहता है कि किसी बच्चे को किस तक पहुंचाने के लिए अचीवमेंट तक, उसके अचीवमेंट रिकॉर्ड करने से पहले बच्चों की इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की सिचुएशन को फेस कर रहा है. नेक्स्ट है टू इवैल्यूएशन एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस. इवैल्यूएशन को ऐसा मानना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना दे कि बच्चे को इतना को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंडल्ज होना जरूरी है. उसके बाद यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस, कि आप जो भी प्रोग्राम या जो भी पढ़ाई करा रहे हो उसका कोई प्रयोग भी है या नहीं है. एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने हैं कि अगर लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं है. और ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कैसा हो, हमारा लर्नर सेंटर्ड हो और सेल्फ असेसमेंट करना भी बच्चे जाने क्या होती है. नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे. उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या लक्षण है या क्या गुण है हमारे CCE के. बच्चों में टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना, दोनों एरियाज चाहे स्कोलास्टिक है या को स्कोलास्टिक है उनको क्या करना, कवर करना. मल्टीपल टेक्निक यूज करना, रिप्लेस करना एग्जामिनेशन, जो हमारा अर्लियर रिजिड एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो कठोर व्यवस्था थी, उसे रिप्लेस कर देना. असेसमेंट को पूरे साल तक चलाना और बच्चों को उनके अंदर एक ऐसी लर्निंग की भावना को जागृत करना जिससे कि बच्चे क्या कर सके, कंसीव कर सके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को. एंड इसके अंदर जो जजमेंट है वो पार्शियल ना हो, आपकी जो डिवाइसेस हैं वो सारी चीजों को एस्पेक्ट को देखें. को होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का जो है चहुं ओर से उनका विकास देखा जा रहा है. असेसमेंट जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ज्यादा करनी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब हमें लर्निंग को जज नहीं करना है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करनी है कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं. रेगुलर असेसमेंट करते रहना, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बात करनी है, नेगेटिव रिमार्क्स बच्चों को नहीं देने हैं. फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दोनों टाइप पे आपको असेसमेंट करनी है. पीरियोडिक टेस्ट भी आप लेते रहोगे. एंड इसके साथ साथ हम बच्चों को एक्टिविटीज भी परफॉर्म कराएंगे जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट बात आती है हमारी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स. एनसीएफ एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन द फॉलोइंग.
एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे क्या बात हुई है, असेसमेंट जो था स्कोलास्टिक एरिया इनफॉर्मली और फॉर्मली सिर्फ इन्हीं पे किया जाता था, बट अब ये बात हुई है कि हमें अपना असेसमेंट कॉन्टिन्यूअली करना है और पीरियोडिकली भी करते रहना है। एंड इफ द स्टूडेंट हैव द पुअर परफॉर्मेंस तो उसको डायग्नोज करना है और उसकी रेमेडी प्रोवाइड करके हमें उस बच्चे को रीटेस्ट भी करना है कि बच्चे अब इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को स्कोलास्टिक, ये तो हमारे स्कोलास्टिक के थे कि बच्चे को टाइम टू टाइम असेस करते रहना है, और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो दोबारा से उसको रेमेडीज दो, डायग्नोज करो, रेमेडीज दो, और दोबारा से रीटेस्ट करो कि बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव किया है या नहीं किया है। को स्कोलास्टिक में ये है कि हमें बच्चों की जो इंटरेस्टेड या फिर जिसमें बच्चा प्लेजर फील करता है वो स्किल क्या है, लाइफ स्किल को देखना है कि वो किस में अच्छा काम करता है, उसके लिए चेकलिस्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शंस, क्या कार्य हैं सीसी लाने का, कि वो रेगुलर असेसमेंट करते रहें, नियमित मूल्यांकन करें, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बन जाए, वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए, और वी हैव टू नो द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ बोथ ऑफ द स्टूडेंट। हर एक एटीट्यूड या उनका इंटरेस्ट के एरिया को पकड़ो, डिसीजंस बनाओ, सेल्फ लर्निंग की हैबिट्स डेवलप करें, सेल्फ असेसमेंट की हैबिट डेवलप करें और बच्चों में प्रोग्रेस करने का कार्य करें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन सीसी। अब आपको असेसमेंट करनी कैसे है, तो देखो स्कोप, इसमें सबसे पहली बात तो आपको असेसमेंट में मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको दोनों एरियाज पे बात करना है। बच्चे रेडी हैं तो उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें तीनों टाइप से जांचनी है, कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, तीनों पे जानना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट करें कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बच्चों के सामने बनाई है, असेसमेंट इन सीसी की बात कर रही हूँ, अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बना के दी है बच्चों को तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये हरमन एंड कुंत ने कहा था कि अगर असेसमेंट करना चाहते हो तो जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है वो इफेक्टिव हो, क्रेडिबिलिटी बच्चों की सक्सेस पे जाके रुके, और ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी परफॉर्मेंस बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लेके जाए हम कि जिससे बच्चा जो है होलिस्टिकली डेवलप हो जाए, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो जाए। तो मैंने आपको क्या कहा, जो हमारी स्कोलास्टिक थी जिसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस काम कराना है, टाइम टाइम पे असेस करते रहना है, पुअर परफॉर्मेंस को कम करना है, और उसके बाद डायग्नोस करना है, देन रेमेडी देनी है, एंड देन रीटेस्टिंग करनी है। और अगर मैं कोस्ट स्कोलास्टिक पे बात करूं तो बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स को क्या करना है, बढ़ावा देना है, और उनके परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप, दो टाइप के असेसमेंट है हमारे पास, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जिसके अंदर टीचर्स बच्चे को असेस करना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस से, और उनका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, यही टीचर का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे बच्चे टीचर्स क्या चाहते हैं, एक स्पेसिफिक फीडबैक चाहते हैं बच्चों से कि उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया है, उनके ऑब्जेक्टिव बच्चों के सामने बताना चाहते हैं, देखो बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य ये था कि आपको यहाँ तक का समझ आ जाए। जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अब तक सीसीई समझ आ गया होगा, हम अब उसके टाइप्स कर रहे हैं, तो बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है, कॉन्टिन्यूअसली असेस करते रहना है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को रिकॉर्ड करना है। एफएस जब बच्चे देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा जितने भी लेवल पे उससे ज्यादा इंप्रूव करे, प्री डिसाइडेड कैटेगरी को बच्चा या फिर क्राइटेरिया को बच्चा इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर यूनिट का ही आप असेस करोगे, मतलब उसके यूनिट के बारे में समझाया या नहीं आया है, बच्चों की परफॉर्मेंस इनहेंस करनी चाहिए, और जो लर्निंग है उनकी स्ट्रेस फ्री रहे और उनके हर एक एरियाज जो हैं डेवलप्ड हो जाएं, बच्चों को मोटिवेट करने का काम करे। स्ट्रेस फ्री असेसमेंट मतलब यहाँ पे कोई बच्चों को बर्डन नहीं दिया जा रहा कि आपको पूरी पूरी बुक रट के आनी है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट ऑन अ स्पेसिफिक कंटेंट। डेफिनेशन की बात करूं, ब्लैक एंड विलियम क्या कहते हैं, इट मीन्स नो मोर देन द असेसमेंट इज कैरिड आउट फ्रीक्वेंटली एंड इज प्लान्ड एट द सेम टाइम एज अ टीचिंग। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो बार बार किया जाता रहना चाहिए, और आपको ऐसी योजनाएं बनानी है जो आपकी शिक्षण के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग को भी इनहेंस कराने का काम करें, मतलब प्लान करके चलोगे ये सारी चीजें भी। सेडलर कहते हैं इट इंक्लूड्स बोथ फीडबैक एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, ये आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है और आप जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो भी करते जा रहे हो, मतलब टीचर्स भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू सम अप द लर्निंग। समेटिव असेसमेंट कराई किस लिए जाती है कि आपने जो भी लर्निंग किया है अब हम उसे सम अप करने जा रहे हैं, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो इवेल्युएशन किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, the summative assessment test to other graded evaluation must be demonstrably reliable, valid और free of biasness। कैसा होना चाहिए,
मतलब किसी विश्वसनीय हो, किसी भी प्रकार की जो बायसनेस है वो उसके अंदर ना हो, एंड ऑफ द कोर्स हो। सेकेंडली, बच्चों के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, अब ये समझा जाता है कि बच्चों ने वो अचीव कर लिए हैं, तो अब हम बच्चों को असेस करने जा रहे हैं कि हाउ मच दे अचीव्ड, कितना उन्होंने किया है। ये हमारे ईयरली भी हो सकते हैं समेटिव असेसमेंट, और हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होम एग्जामिनेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द समेटिव। ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस टीचिंग की जानती है, और ये लर्निंग का असेसमेंट है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब बच्चों को इतने पार्ट्स मिलेंगे, इतने पार्ट्स का मार्क्स मिलेगा, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है, इससे क्या होगी, ड्रॉप आउट कम होगी बच्चों की, रेगुलर असेसमेंट होती रहेगी, तो बच्चों को आप कॉन्सेप्चुअली देख पाओगे कि उन्होंने कितना लर्न किया है, नहीं किया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा। और जब हम सिर्फ करिकुलर की, सिलेबस की, कंटेंट की बात करते रहते हैं, तो बच्चों की जो लाइफ स्किल है हम उनके बारे में भूल जाते हैं। तो उस एस्पेक्ट पे भी हम बच्चों पे ध्यान देंगे, जिससे बच्चा तीनों डोमेन्स में, तीनों एस्पेक्ट्स में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, मतलब फिजिकल में भी, इमोशनल में भी, और मेंटल कॉग्निशन में भी। रेमेडीज प्रोवाइडेड होगी, क्रिएटिव टीचिंग होगी, एंड स्टूडेंट ऑल्सो डेवलप द ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का हो। Our next topic is role of ET in CC. ET का, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, हमारा CC में क्या रोल है। कोई प्रोजेक्ट बनाना हो गया, ग्रुप मेंबरशिप हो गई, सुपरविजन करना, बहुत आसानी से कैमरास लगे हुए हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं हर एक बच्चे को। इंटरेक्ट करना आसान हो गया, एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों को खोजना काफी आसान है, एक्सपेरिमेंट करना काफी आसान है, और एक्सपीरियंसेस, अनुभव गेन करना भी काफी आसान है। स्कूल में ले एम्फेसिस ऑन द कोर्स क्लास्टिक एरिया, जो हमारे कोर्स क्लास्टिक एरिया थे, कौन कौन से एरिया, जो हमारे करिकुलर एरिया से हटके जो एरिया हैं, जैसे लाइफ स्किल हो गई, एटीट्यूड हो गए, वैल्यूज हो गई, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, उसको भी आसानी से इसके थ्रू कराया जा सकता है। बच्चों को फीडबैक और उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना काफी आसान हो गया है, और लॉट ऑफ एक्टिविटी होने की वजह से आप प्रॉपर टाइम को मैनेज कर सकते हैं बिना किसी चीजों को वेस्ट किए, और बच्चों का सिर्फ इंटरेस्ट ही बिल्डअप नहीं होता, उनकी नॉलेज भी बिल्डअप होती है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, और सब्जेक्ट टीचर जो है अपनी प्लान एक्टिविटी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इवन अपने प्रोजेक्ट को अगर आप वो प्रेजेंटेशन के थ्रू लाते हैं तो बच्चे आसानी से सीख भी पाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूं तो सीसी ने ये बताया है, जैसे एल्मनाक, डायरी, सिलेबस बुकलेट, ये सारा अब हमारा किसकी वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो रहा है। आपको कोई हैंड रिटन चीज नहीं मिलती, आपको सारी चीजें प्रिंटेड ही मिलती हैं, तो ये भी हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प ही है। तो मान लो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा सीटेट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आपको आपके फीडबैक मिल जाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर जनरेट होगा या कोई वेबसाइट जनरेट होगी, और वहीं से आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिल जाती है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, जैसे हमारे सीटेट होते हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है और एक्सपर्टाइज तक पहुंचने के लिए पूरा प्रोसीजर क्या करेगा, फॉलो करेगा। ऑनलाइन टेस्टिंग हो सकती है, हर एक स्टूडेंट पे वॉच करने का काम अब सिर्फ टीचर का ही नहीं रहा है। हमारे पास अच्छी कंपनी के कैमरास, रिकॉर्डर, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, जिनका सर्टिफिकेशन भी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छा, प्रिंट करना काफी आसान हो गया है। बच्चे प्रोफिशिएंसी गेन कर सकते हैं लैंग्वेज पे, राइटिंग पे, रीडिंग पे। देखो, प्रोफिशिएंसी गेन करने का एक एग्जांपल देती हूँ। अगर बच्चों को मैंने किसी चीज को याद करने को बोला है तो कंप्यूटर में आप रिकॉर्डिंग लगा के उसे 1000 बार भी सुन सकते हो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने बच्चों को और ज्यादा क्रिएटिव बना दिया है, और ईटी से ये हुआ है कि बच्चे कोलैबोरेट करके पढ़ रहे हैं, कॉपरेशन बढ़ रहा है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से वो बात कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। तो जब बच्चे डे टू डे लाइफ में कई बार आमने सामने नहीं बैठ पाते, तो भी वो ऑडियो वीडियो सिस्टम की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को बिना ले डाउन करे चीजों को घर बैठे भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोरोना। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.